प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पुस्तक अर्थशास्त्र का द्वितीय अध्याय संसाधन के रूप में लोग का अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, ये इस पाठ की द्वितीय वीडियो है। इस पाठ की पूर्व वीडियो एवं इससे पहले की सामाजिक विज्ञान अध्ययन की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, हमने संसाधन के रूप में लोग पाठ के अंतर्गत इससे पूर्व वीडियो में जो अध्ययन किया, उसमें शकल और विलास की कहानियों के माध्यम से अध्ययन किया था। किस तरह शकल और विलास, एक बच्चे को शिक्षा मिलती है और एक को शिक्षा से वंचित रह जाता है, तो किस तरह से उनके विकास में कितना अंतर आता है, या एक नागरिक के रूप में देश में क्या योगदान करते हैं उसमें अंतर आता है। अब आगे, जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता मुख्यतः साक्षरता दर। साक्षरता दर, प्रिय बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि 100 लोगों के पीछे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, यानी प्रतिशत में होती है। 80% है, 90% है, 10% है, 20% है। जितने प्रतिशत साक्षरता दर अधिक होगी, उतनी वहाँ की जनसंख्या गुणवत्ता युक्त होगी, यानी कि उसका ग्राफ ऊंचा होगा। जीवन प्रत्याशा, दूसरा इसमें बिंदु है जीवन प्रत्याशा। जितना जीवन आयु, औसत आयु ज़्यादा होगी जिस देश में लोगों की, वहाँ की जनसंख्या अधिक गुणवत्ता युक्त होगी। व्यक्तियों का स्वास्थ्य, कि व्यक्ति बीमार रहते हैं नहीं रहते हैं, व्यक्तियों के स्वास्थ्य का स्तर जितना ऊंचा होगा उतनी अच्छी जो उस जनसंख्या की गुणवत्ता होगी। और उस देश में निवास, किसी देश में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी कौशलात्मक है, कितना अपने कार्यों में कुशल है, टेक्निक्स में कुशल है, प्रौद्योगिकी में कुशल है, उस आधार पर जनसंख्या की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। प्रिय छात्र छात्राओं, इसमें पहला बिंदु हम लेते हैं शिक्षा। जैसा कि आप जानते हैं, साक्षरता दर पे अभी हमने बात की। शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिससे लोगों को संसाधन के रूप में बदला जाता है। एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिससे लोगों को संसाधन के रूप में बदला जाता है। इसीलिए हमारे भारत सरकार में एक मंत्रालय होता है जिसका नाम ही रखा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो वो प्राइमरी से लेकर टेक्निकल्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी सारी शिक्षाओं के लिए उसके अंतर्गत आती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है कि मानव को कैसे स्किल्ड किया जाए। इससे पूर्व वीडियो में हमने जब शकल और विलास की कहानी का अध्ययन किया था, तो उस समय शकल को पर्याप्त शिक्षा मिलती है और विकल को पर्याप्त शिक्षा नहीं मिलती है। तो हमने देखा परिणाम क्या आया। शकल ने एक नागरिक के रूप में देश में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, अपना विकास कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, और वहीं विकल अल्प आयु में मर जाता है और विकास नहीं कर पाता है, या एक नागरिक के रूप में अच्छा योगदान देश को नहीं दे पा रहा है। शिक्षा लोगों की सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है, प्रिय बच्चों? जब आप विद्यालय आते हैं तो विभिन्न गांव के लोग आपके साथ अध्ययन करते हैं। प्राइमरी स्कूल में एक ही गांव के करते हैं, मान लीजिए। जब आप उससे ऊपर की शिक्षा में जाते हैं, हाई स्कूल, इंटर तक, तो वहाँ कई गांवों के लोग आते हैं, उन गाँव से आपका परिचय बढ़ता है। ठीक। उसके बाद जब आप डिग्री कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ कई तहसीलों के लोग आते हैं, कई ब्लॉकों के लोग आते हैं, या अपने गांव या शहर से दूसरे शहर या गांव में अध्ययन करने का मौका मिलता है। तो लोगों की पहुंच बढ़ती है, लोगों की पहचान बढ़ाती है। पहला महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। धारण और गुणवत्ता, हमें विभिन्न लोगों से जब संपर्क में आते हैं तो उनके गुण अवगुणों के बारे में हमें जानकारी होती है, तो बहुत से गुणों से हम परिचित होते हैं, उन गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ये शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदारी लेती है और स्वयं जिम्मेदारी लेती है और प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराने
कराती है। इसके लिए आपने देखा कि गांव-गांव में स्कूल खोले गए हैं। प्राइवेट लोगों को भी स्कूल की अनुमति दी गई है, व्यक्तिगत रूप से भी अनुमति दे दी गई है, लेकिन सरकार ने प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले हैं ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके लिए जहां पर 1950-51 में जो हमारा बजट था, उसमें इसकी प्रतिशत के रूप में जो बजट रखा गया था वो था 0.64%, जो 2015-16 में बढ़ाकर 3% कर दिया गया, यानी कि 5 गुना बजट बढ़ा दिया गया, 5 गुना बजट बढ़ाया गया। और अभी आने वाले समय में हर साल उसकी वृद्धि की जाती है ताकि शिक्षा से कोई व्यक्ति वंचित ना हो और सभी को शिक्षा उपलब्ध हो सके। प्रिय छात्र छात्राओं, साक्षरता दर जहां भारत में 1950-51 में 18% थी, वहीं 2011 में ये 74% हो चुकी है। आपने देखा अभी 2021 में जनगणना होने वाली है तो साक्षरता दर और बढ़ गई होगी, लगभग हम अनुमान से कह सकते हैं 85 से 90% के बीच में पहुंच गई होगी, यानी 100 में से लगभग इतने लोग पढ़े लिखे हो चुके होंगे। ये अभी अनुमान है, 2021 में जब जनगणना होगी तो आंकड़े आएंगे। इसमें भी साक्षरता जो दर है उसमें महिलाओं और पुरुष में अंतर पाया जाता है। लगभग महिलाओं की जो साक्षरता दर है पुरुषों से 16.5% कम रहती थी 2011 में। अभी किसके आंकड़े आएंगे तब पता लगेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा साक्षरता दर में अंतर था लगभग 16% का, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो साक्षरता दर थी वो लगभग शहरों से 16% कम थी, यानी 16% लोग पढ़े लिखे कम थे। प्रिय बच्चों, साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया। जैसे आपने देखा सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, उच्च शिक्षा अभियान भी चल रहा है, ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही जैसे एमडीएम जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वजीफा इत्यादि की योजनाएं चलाई जा रही हैं, निःशुल्क पुस्तकों की योजनाएं चलाई जा रही हैं, निःशुल्क ड्रेस की योजनाएं चलाई जा रही हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा को ग्रहण कर सकें। प्रिय बच्चों, दूसरा जो बिंदु है हमारा वो आता है स्वास्थ्य। दूसरा बिंदु क्या आता है? स्वास्थ्य। आपने देखा, आप कोई भी एक फर्म है, मान लीजिए आपकी कोई फर्म है और आपके पास 2 व्यक्ति उपलब्ध हैं। एक व्यक्ति एकदम स्वस्थ रहता है और एक व्यक्ति थोड़ा बीमार रहता है, तो क्या आप बीमार व्यक्ति को अपने यहाँ काम पे रखना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ऐसे ही कोई भी व्यक्ति बीमार व्यक्ति को काम पर रखना पसंद नहीं करेगा, या काम पे रख भी लेगा, अगर ऑप्शन आपके पास नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आपने मजबूरी में उसे काम पे रख लिया, तो वो उतनी उत्पादकता नहीं दे सकता जितनी एक स्वस्थ व्यक्ति देता है। तो प्रिय बच्चों, किसी देश में जनसंख्या के स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति जितना स्वस्थ होगा उतना उसकी उत्पादक क्षमता ज़्यादा होगी। इसके लिए भी सरकार ने प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक चिकित्सा व्यवस्थाओं की हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से इनके सरकार ने चिकित्सालय खोले हैं, और थोड़ा टाउन एरिया या नगर पालिका क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से, ज़िले में यानी कि जिला अस्पताल के नाम से जानते हैं। तो प्रिय बच्चों, और राज्य में और बड़े हॉस्पिटल्स, फिर एम्स जैसे अस्पताल भी हमारे भारत में हैं, और प्राइवेट को भी ये स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का सरकार ने मौका देती है, परमिशन देती है या लाइसेंस देती है, ताकि सभी लोगों को उचित स्वास्थ्य लाभ मिल सके। उचित स्वास्थ्य लाभ से क्या परिणाम आते हैं, देखते हैं जरा आंकड़ों पे। इससे जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है। 2014 में हमारे भारत में जो जीवन प्रत्याशा थी वो 68.3 वर्ष थी, यानी एक व्यक्ति औसत 68 वर्ष और 3 माह लगभग जीवित रहता है। वहीं पर
अगर 50-51 के आंकड़े इसमें हमारे पास उपलब्ध नहीं है, अगर उपलब्ध हैं तो वहाँ पर जीवन प्रत्याशा लगभग 40 यानी 40 से 45 वर्ष के आसपास रही होगी। अभी 2021 में जब जनगणना आएगी तो यहाँ पर जीवन प्रत्याशा और बढ़ चुकी होगी, एक संभावना है, अनुमान है सकारात्मक। प्रिय बच्चों, शिशु मृत्यु दर जो 1950-51 में 147 प्रति हजार थी, यानी 1000 बच्चे एक वर्ष में जो जन्म लेते हैं, 1000 जनसंख्या पे प्रति वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है, यानी शिशु जन्म दर कहलाती है। जो जन्म दर थी वो 147 थी, नहीं, मृत्यु दर 147 थी। प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। तो जो 1951 में 1000 लोगों पर 137 बच्चों की मृत्यु होती थी, वो घटकर 2015 में कितनी रह गई? 37 रह गई, यानी कि मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। जन्म दर में भी 1000 जनसंख्या के पर एक वर्ष में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसको जन्म दर कहते हैं। तो जो 1951 में 20.8 थी वो 2015 में घटकर 6.5 रह गई, यानी कि इससे क्या होता है, हमने देखा कि मृत्यु दर घटी और जन्म दर भी घटी, लेकिन मृत्यु दर घटने का रेशियो ज़्यादा है। प्रिय बच्चों, अब आता है बेरोजगारी। बेरोजगारी को लेते हैं। बेरोजगारी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो बेरोजगारी हो गई, छिपी बेरोजगारी हो गई, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई, और शिक्षित बेरोजगारी हो गई। ठीक है, 3 तरह की बेरोजगारी पर अब हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। बेरोजगार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने का इच्छुक है और उसको काम नहीं मिल रहा है, तो वह बेरोजगार कहलाता है। यानी कि प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने का इच्छुक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो उससे बेरोजगार कहा जाता है। दूसरा है छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगार, यानी जहाँ काम करने कम लोगों से काम किया जा सकता है लेकिन उस काम में अधिक लोग लगे हुए हैं। उस काम में कितने लोग लगे? ज़्यादा। मान लीजिए हमने अभी बूटा सिंह की कहानी, चौधरी बूटा सिंह की कहानी का अध्ययन किया था कि वहाँ काम करने वाले, उसके खेतों में काम करने से, एक व्यक्ति के काम करने से पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। उसमें 2 व्यक्ति और लगा दिए तब भी उतना ही उत्पादन हो रहा है, 3 और लगा दिए फिर भी उतना ही उत्पादन हो रहा है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा लोग लगे तो दिख तो रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन रियल में उनको, हमें बाहर से दिख रहा है काम कर रहे हैं लेकिन वो बेरोजगार हैं। इसको छिपी बेरोजगारी कहते हैं। अभी एक अल्प बेरोजगारी भी होती है, अभी बताएंगे। तो छिपी बेरोजगारी हो गई, और एक शिक्षित बेरोजगारी, ये शहरों में ज़्यादा पाई जाती है। पढ़े लिखे लोगों में, पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके काम के अनुरूप रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो उसको शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। अब होता है अल्प बेरोजगारी। अभी हमने उदाहरण दिया खेत में काम करने वाला, ये भी अल्प बेरोजगारी में भी आएगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मान लीजिए उसने डॉक्टर की डिग्री लिया और उसका काम, फिर वो डॉक्टर का काम नहीं कर रहा है, कहीं क्लर्क का काम कर रहा है, उसको डॉक्टर का काम नहीं मिला या इंजीनियरिंग का काम नहीं मिला। इंजीनियर है, उसको इंजीनियरिंग का काम नहीं मिल रहा है, वो एक चपरासी का काम कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? अल्प बेरोजगारी। मतलब जो उस योग्यताधारी तो है लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है। प्रिय छात्राओं, जो बेरोजगारी है ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी मुख्यतः गांव में पाई जाती है और शहर में भी पाई जाती है। एक होती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी जो है मुख्यतः गांव में पाई जाती है, क्योंकि गांव में खेती की कटाई है, बुवाई है इत्यादि काम होता है, शेष समय में काम नहीं होता है। तो इससे चैलेंज करना हमारे देश के लिए अभी बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य करना है। यह पूरी दुनिया में एक समस्या बनी हुई है। अब हम अध्ययन करते हैं एक गांव की कहानी है। प्रिय छात्राओं,
एक गाँव उसमें कुछ परिवार रहते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और वो उनमें से एक बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है और वो एक इस प्रकार के कृषि यंत्र का निर्माण करता है जिससे गेहूँ का उत्पादन बढ़ जाता है, यानी कि सभी को लाभ होता है। यानी कि उसने शिक्षा से तकनीक हासिल की, तकनीक का निर्माण किया, शिक्षा से द्वारा अपनी गुणवत्ता को सुधारा और पूरे समुदाय या देश के काम आया। तो इसलिए प्रिय बच्चों, हमने ये देखा कि मानो एक बोझ से ज़्यादा, यानी जनसंख्या एक बोझ से ज़्यादा किसी देश के लिए संसाधन के रूप में कार्य करती है। प्रिय छात्र छात्राओं, इसके प्रश्न उत्तर आप कर लेना और मेरे व्यक्तिगत नंबर पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। कोई समस्या उत्पन्न अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है या इस वीडियो में कोई भी मेरी बात समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट्स रह गए हों, कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो आप बेझिझक मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9759223819। प्रिय बच्चों, सदैव अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। धन्यवाद।